Hello friends, today we are gonna learn about the chapter 4 of class 6 NCERT. So here, beta. So now we are gonna learn the history. Before this we have learned the geography. Okay, so अभी से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट इसमें हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. बेसिकली हमारा जो 6 का सोशल साइंस है उसमें सारे एक ही इसमें चैप्टर्स हैं. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये टाइमलाइन दिया हुआ है तो ये आप समझ लीजिए, ये बहुत अच्छे से समझिए. ठीक है, जैसे ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, ये डेफिनेशंस वगैरह रीड करनी है. ये आपके कॉन्सेप्ट को और डीपली बिल्ड करने के लिए बहुत हेल्प करता है. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखना है. अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, उसके बाद फर्स्ट सेल कब बना, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, फिर कैसे 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 हम लोग ह्यूमन रेस तक पहुँचे. तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये जो पेज है यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये 4 लोग है ना, 4 टाइप के लोग बताए, जैसे जियोलॉजिस्ट, पेलियोंटोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्कोलॉजिस्ट. तो ये लोग क्या करते हैं? तो पहला कौन है? जियोलॉजिस्ट. जियोलॉजिस्ट क्या करता है? स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ लाइक सॉइल, स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन, रिवर्स, सीज, ओशंस एंड अदर सच पार्ट्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो जियोलॉजिस्ट क्या करता है? बेसिकली वो रॉक्स को स्टडी करता है. रॉक, सॉइल, माउंटेन. बेसिकली रॉक मतलब ये सॉइल कैसे आया, इसका हिस्ट्री वगैरह. सेकंड है पेलेंटोलॉजिस्ट. पेलेंटोलॉजिस्ट क्या करता है? रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, यानी बेसिकली वो फॉसिल्स को स्टडी करता है. ठीक है, जो भी बहुत टाइम से प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स हमारे यहाँ पे है, हमारे अर्थ के नीचे दबे हुए हैं, उनको स्टडी करता है. फिर आता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट. एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी क्या करता है? जो ह्यूमन की हिस्ट्री, हमारा कोई भी एक कल्चर है तो इसकी हिस्ट्री जानना, या फिर ये सोसाइटी कोई भी एक बहुत सालों से समझो एक सोसाइटी बनी हुई है, तो ये कितनी पुरानी है, कैसी है, क्या है, उन सबको स्टडी करने का काम करता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट. फिर आता है आर्कोलॉजिस्ट. तो आर्कोलॉजिस्ट जो है वो पास्ट को डिग अप करना, यानी कोई भी जगह वहाँ पर डिगिंग अप करना, उसके बारे में पता करना, यहाँ पे और क्या मिल सकता है, क्या नहीं, क्या क्या चीज़ें हैं. हाँ, उसकी फर्दर स्टडीज़ अलग अलग लोग करेंगे, बट उसको पता करना वहाँ पे क्या है और क्या है और क्या नहीं, तो आर्कोलॉजिस्ट करते हैं. फिर आता है हाउ टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री. तो टाइम हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो बेसिकली ये जो हम लोग जो कैलेंडर यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जॉर्जियन कैलेंडर. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे अब जॉर्जियन कैलेंडर यानी वो लोग जीसस क्राइस्ट में बिलीव करते हैं, राइट? तो जीसस क्राइस्ट का कैसे मतलब क्या होगा वहाँ पर? तो हम लोग अगर देखें तो जॉर्जियन कैलेंडर में, लेट मी ट्राई दिस, कैसे वर्क करता है ये, लीव इट. तो अब मैं इसे मैं बताती हूँ आप लोगों को नॉर्मल. इसमें क्या होता है, जैसे ये जो सीन है यहाँ पे समझो, ये वाला जो ईयर है यहाँ पे जीसस का बॉर्न हुआ है. ठीक है, तो ये वाला हम लोग एज ए ज़ीरो लेते हैं, और यहाँ से हम लोग जो जाते हैं ये प्लस में, +1 जीसस बॉर्न, +2 जीसस बॉर्न, और यहाँ पे -1 जीसस बॉर्न. ये हमने इंटीजर्स में किया हुआ होता है मैथ्स में, कुछ वैसे ही. तो हम लोग ऐसे करके कैलेंडर काउंट करते हैं. ठीक है, आपको समझा? तो जीसस के पहले का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं BCE या फिर BC. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, एंड BC का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट. ठीक है, तो ये आई विश बहुत लोगों को पता होगा, बट कुछ लोगों को पता नहीं होता, उनके लिए हमें ये सब जानना ज़रूरी है. और ये जो जीसस का टाइम होता है इसको क्राइस्ट का टाइम भी बोलते हैं, क्राइस्ट एरा या फिर कॉमन एरा. ठीक है, तो अभी जो हम लोग ये टाइम में चल रहे हैं ये है क्राइस्ट एरा या फिर कॉमन एरा, CE. दोनों के लिए भी CE ही आएगा. ठीक है, जैसे आप उसको रीड करना चाहो. और इसको और एक जैसे
लैटिन में वर्ड है एनो डोमिनी, इसका भी मतलब जीसस से रिलेटेड। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये हम लोग ऐसे टाइम को काउंट करते हैं, तो आप लोग ये याद रखेंगे। उसके बाद ये चीज़ें मैंने आपको बताई, ये रीड कर लेना। ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि बिफोर क्राइस्ट एरा, जैसे यहाँ पर रॉक, कोई भी एक रॉक है तो ये इतना पुराना है, तो ये 40,000 ईयर्स बिफोर जीसस के बॉर्न के। ठीक है, तो ये जो टाइमलाइन होता है ये क्यों हेल्प करता है, इससे हमें पता चलता है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो कितनी पुरानी है, कब बनी है। तो उससे हमें समझ में आता है कि उस टाइम का कल्चर ऐसा था, इसलिए ऐसा हुआ या इसलिए ऐसा नहीं हुआ, तो हम इसको लिंक कर पाते हैं। ओके, तो आप लोगों ने ये पढ़ना है सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100 ईयर्स यानी 1 सेंचुरी, और मिलेनियम का मतलब होता है 1000 ईयर्स। तो 1000 ईयर्स यानी 1 मिलेनियम, तो 2 मिलेनियम, बिकॉज 2000 चल रहा है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री यानी हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है। ठीक है, मैं इसके पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे इसमें इसी चैप्टर में है लाइक आइस एज, आइस एज के बारे में आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा। तो जब हमारा अर्थ फॉर्म हुआ था तो वो बहुत ही कोल्ड था, बिकॉज क्या था, जैसे CO2 जैसे गैसेस जो थे वो नहीं थे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता था कि यहाँ पर पूरा आइस होता था पूरा टाइम पे, तो उसको हम लोग बोलते थे आइस एज। तो इसमें हम लोग मैमोथ वगैरह जैसे एनिमल्स दिखते थे। यहाँ पर भी ह्यूमन होते थे बट वो किसी हिडन प्लेस में, और हंटिंग, ऐसे गैदरिंग जो भी उनको मिल जाए उस पर डिपेंडेंट रहते थे। ठीक है, पर आफ्टर अ टाइम क्या हुआ, जब CO2 वगैरह फॉर्म होना चालू हो गया तो उसके बाद ये थोड़ा सा वार्म होना चालू हुआ। तो जैसे ये वार्म हुआ तो आइस क्या होने लग गए, मेल्ट होने लग गए। तो जैसे ये मेल्ट हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, मेल्ट होने के बाद यहाँ पर लैंड फॉर्म होने लग गया। अब लैंड फॉर्म होगा तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर, राइट। तो एग्रीकल्चर करने के बाद यानी फार्मिंग करने के बाद अभी न्यू स्पीशीज, न्यू चीज़, जो भी क्रॉप्स, न्यू फूड है ना, पता चलने स्टार्ट हो गया। समझ में आया, ये लीनिएज आपको समझ में आया। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। पहले क्या था, आइस एज, फिर क्या हुआ, CO2 जैसे गैसेस फॉर्म होने चालू हो गए। फिर क्या हुआ, अर्थ वार्म हो गया। CO2 से क्यों हुआ, क्योंकि CO2 जो है वो जो सन की लाइट अंदर आती है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है। जब वो रोक लेती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर वो चला जाता है ऐसे करके तो यहाँ पर वार्मनेस नहीं रहती, इसीलिए। फिर वार्म हुआ तो फिर क्या होने लग गया, आइस मेल्ट होने लग गया। आइस मेल्ट हुआ तो लैंड आ गया। लैंड के साथ क्या आया, फार्मिंग या एग्रीकल्चर, है ना। फार्मिंग के साथ हमने, और ट्रीज भी ग्रो होने लग गए। तो इसके बाद क्या हुआ, ट्रीज ग्रो होने लग गए, तो ट्रीज के बाद क्या हुआ, यहाँ पर न्यू स्पीशीज आई, है ना, न्यू फूड फाउंड हुआ। ओके, और एक सेटल्ड लाइफ ह्यूमन जीना चालू कर दी है। सेटल्ड लाइफ यानी एक जगह पे स्टे करके रहना, होम, घर बनाना, है ना, फैमिली, फिर सोसाइटी। ओके, तो ये सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री यानी हमें जो ये चीज़ें पता है, मैं जो भी ये बता रही हूँ आपको, ये कैसे पता है, हमें कैसे पता चलता है। तो पहला है ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्सेस में दो चीज़ें आती है, एक जीनियोलॉजिकल, एक फोक फ्लोर। तो जीनियोलॉजिक फोकलोर, सॉरी। तो जीनियोलॉजिकल यानी क्या होता है, जैसे हम लोग बताते हैं ना, मेरे पता है दादाजी यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, इन्होंने ये किया था। सो ऐसे टाइप के जो लीनिएज में आते जाते हैं, हमारे पुराने टाइम का हम कुछ बताते हैं, मेरे दादाजी यहाँ जाते थे पढ़ने, साइकिल से जाते थे, वैसे। ठीक है, फिर आता है फोकलोर। फोकलोर यानी कि जैसे स्टोरीज के टाइप में या किसी सॉन्ग के फॉर्म में हम लोग सामने वाले को इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं। जैसे झांसी की रानी का वो सॉन्ग है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना।
तो वो जो हम लोग सुने तो उसमें हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है झांसी की रानी के बारे में। तो हाँ, ये थोड़े से क्या होता है, ये सोर्सेस बहुत कम ऑथेंटिक माने जाते हैं जो ओरल सोर्सेस है, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी ने किसी को कुछ बताया तो वो थोड़ा ग्लोरीफाई करके बताएगा अगर उसे पसंद है, और अगर उसे नहीं पसंद है थोड़ा बुरा इसमें बताएगा। तो उसी टाइप में हमारा ये फोकलोर और थोड़ा जियोलॉजिकल सोर्सेस पूरी तरीके से ऑथेंटिक नहीं है, बट हमें कुछ बेसिस मिल जाता है जिस पे हम लोग स्टडी आगे कर सकते हैं। दूसरा है लिटरेचर सोर्सेस। लिटरेचर सोर्स में भी दो टाइप होते हैं, एक इंडियन लिटरेचर, एक फॉरेन अकाउंट्स। इंडियन लिटरेचर में क्या हो, जैसे हमारे वेदास, हमारे पुराने जो बुक्स है या एपिक्स है, उससे हमारे जो पोम्स है या हमारे श्लोक हाइम्स जो हम लोग गाते हैं उससे हमें पता चलता है। कलेक्शन स्टोरीज जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ, ये सब से हमें पता चलता है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट होते हैं जो भी, जैसे अर्थशास्त्र हो गए या फिर चरक संहिता हो गया, ऐसे अलग अलग बुक्स हो गए, तो इसके बारे में हमें इससे पता चलता है। फिर फॉरेन अकाउंट्स यानी जो भी कोई आता है, एक ट्रैवलर होता है, वो अपना हमेशा एक ट्रैवल लॉग रखता है। कभी कभी वो वहीं पर बैठ के लिखता है जहाँ पर वो गया है, कभी कभी अपना ट्रैवल खत्म होने के बाद घर पर जाके लिखता है। हाँ, वो भी सोर्सेस थोड़े से मतलब अनऑथेंटिक होते हैं थोड़े से, बट कंपैरेटिवली इसके ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं। थोड़ा बहुत वो अपनी बायसेस, अपनी चीज़ें उसमें बताते हैं। जैसे हमने अ, बहुत सारे ऐसे ट्रैवलॉग्स में पढ़ा है कि जैसे वो बोलते हैं, यूरोपियन ट्रैवलर्स जब यहाँ पर आते हैं तो वो बोलते हैं कि इंडिया में स्लेवरी नहीं था। तो वो कैसे कंपेयर करते हैं, अपने यहाँ की स्लेवरी से यहाँ पे कंपेयर करते हैं। और जो हमारे यहाँ के स्लेव्स थे दे आर इन बेटर कंडीशन दैन वहाँ के जो स्लेव्स थे, बट यहाँ पर स्लेवरी था, ये हमें पता है। फिर आता है आर्टिस्टिक सोर्सेज। आर्टिस्टिक सोर्सेज यानी पेंटिंग्स। पेंटिंग्स में जैसे हम लोग अगर पुराने टाइम पर जाए, है ना, लिथिक एरा में, जब स्टोन एज जैसे हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पर जाए तो उसमें क्या होता है, पेंटिंग्स, भीमबेटका की जो पेंटिंग्स होती है उससे हमें पता चलता है वहाँ के लोगों का रहना कैसा था, वो लोग क्या करते थे, है ना। स्कल्पचर्स हैं, स्कल्पचर्स यानी जैसे बुद्धा की, महावीर की हमें बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं। पैनल्स बनाते हैं, पैनल्स उस पर अपने नाम लिखते हैं, ये जगह मैंने बनाई, ये जगह मैंने डोनेट की, ऐसे। फिर आते हैं एक्सकैवेशंस। एक्सकैवेशंस यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं और वो वहाँ पर डिग अप करते हैं। डिग अप करके हमें ह्यूमन रिमेन्स, एनिमल रिमेन्स, वहाँ के ऑर्नामेंट्स या कोई भी चीज़, पॉटरी, ये सब हमें वहाँ की पता चलती है, किस टाइप की पॉटरी थी, कितना एडवांस कल्चर था। वेपन्स पता चलते हैं, किस टाइप के वेपन्स ये लोग यूज़ करते थे, कौन से मेटल्स इनको पता थे, है ना। फिर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जैसे मोनूमेंट्स और माउंट्स। मोनूमेंट्स यानी जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बुलंद दरवाज़ा, हवा महल, ये सब, तो उसमें वो लोग कहीं ना कहीं अपना नाम तो ज़रूर लिखते हैं। वहाँ का स्ट्रक्चर होता है, उन्होंने जो रॉक यूज़ किया है वो कहाँ से लाया, और वो कंस्ट्रक्शन कैसे किया, मतलब हमें समझता है कि वहाँ के लोग कितने डेवलप थे या कितने नहीं थे, कैसे वो लोग काम करते थे। माउंट्स यानी जो ग्रेव्स होते हैं, ग्रेव्स के ऊपर बहुत लोग अपना जो बड़े बड़े किंग्स होते हैं तो अपना इन्फॉर्मेशन छोड़ कर जाते हैं, तो उससे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर इंस्क्रिप्शंस होते हैं। इंस्क्रिप्शंस यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स, जैसे हम लोग, हमारे जो वेदास वगैरह है वो ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में है, यानी पत्तों पर या किसी मेटल के ऐसे पतले पतले शीट्स बनाकर उस पर लिखे हुए, है ना। कॉपर प्लेट्स बोलते हैं हम उसे, या कॉइन्स। कॉइन्स पे भी इंस्क्रिप्शंस होते हैं, कौन से राजा ने इसको इशू किया है। जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे, समुद्रगुप्ता करके एक राजा है, उन्होंने अपनी ही इमेजेस उसमें इंस्क्राइब कराई थी, जिसमें कहीं पर वो वीणा बजा रहे हैं, कहीं पे अपनी वाइफ के साथ है। तो इससे हमें पता चलता है लोगों के इंटरेस्ट क्या थे। वीणा उस टाइम पे बजाया जाता था, इवन राजा उसको बजाते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती है, ठीक है। ये हम लोग ने जैसे ये देखो, ये हो गया हमारे, जैसे ये अशोका का हम लोग जानते हैं एम्बलम है, ये देखो, ये मॉन्यूमेंट्स के जो स्कल्पचर्स, ये जो कार्विंग की गई है, ये इंस्क्रिप्शन है। यहाँ पे एक गॉडेस है, लेडी है जो बैठी हुई है ना। तो हमें पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है। तो बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री मैंने आपको बताया, आइस एज था। आइस एज तो हम लोग जब वहाँ पर क्या कहते हैं उसको डिगअप करते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलती है उस पर्टिकुलर ग्रेव में, है ना।
जैसे जो हमें बताती है कि वहाँ के जो लोग थे वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। सपोज़ ये ग्रेव है तो यहाँ पर ये ह्यूमन है, तो वो ह्यूमन के साथ ना वैसे कुछ कभी-कभी डॉग, उनके डॉग का भी मिलता था, सॉरी फॉर माय ड्राइंग, उनका डॉग या कोई पर्टिकुलर गोट है ना, उसका किसी एनिमल का भी हमको स्केलेटन वहाँ मिल जाता था। कभी-कभी वहाँ पर जैसे पॉटरी हो गई, ठीक है, पॉटरी में कुछ चीज़ें हैं खाने के, जो ट्रेसेस मिल जाते हैं वहाँ पर, तो कभी कभी किसी पॉटरी में ऑर्नामेंट्स रखे होते हैं, ठीक है, ऑर्नामेंट्स रखे होते हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं। आफ्टर लाइफ यानी अब जैसे ये मतलब इनकी डेथ हो गई, तो इस डेथ के बाद ये कहीं तो जाएंगे, इनकी बॉडी मतलब इनकी जो सोल है कहीं तो जाएंगी, फिर उस जर्नी में उनको शायद ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े जैसे किसी का फेवरेट एनिमल या फेवरेट पेट या फिर कोई खाने की चीज़ ऐसे। तो आप लोग ये चैप्टर रीड करना। हाँ? फिर फर्स्ट क्रॉप्स, तो ये हम लोगों ने जाना, मैंने आपको आइस एज के बारे में बताया, आइस एज, एक मिनट। तो आइस एज तक हम लोग आ गए थे। आइस एज में क्या हुआ था, सोसाइटी फॉर्म हुई थी। अब सोसाइटी फॉर्म होने के बाद क्या हुआ, एक ऐसे समझो ये एक ग्रुप है, इनकी कुछ अपनी ही मान्यता है और अपनी ही चीज़ें हैं जो ये पर्टिकुलर कुछ फैमिलीज फॉलो करती है और वो लोग एक साथ रहते हैं। अब यहाँ पर एक ग्रुप है, ये लोग को कुछ अलग रूल्स है, कुछ अलग मान्यता है, कुछ अलग, तो ये लोग साथ में रहते हैं। अब क्या होता है, इनके पास कोई चीज़ है, इनके पास कोई चीज़ें है। अब ये समझो राइस ग्रो करते हैं, ये लोग वीट ग्रो करते हैं, एग्जाम्पल है। ये ऐसा होता नहीं, पर मतलब होता था बहुत बाद में, इतने जल्दी अभी तक हुआ नहीं। तो ये समझो करते हैं, बट अब इनको राइस चाहिए, इनको वीट चाहिए, तो ये क्या करेंगे, वो बोलेंगे मेरा 1 kg राइस इक्वल्स टू योर 2 kg वीट, ठीक है, मतलब मैं 1 kg राइस दूंगा, तुम क्या करो, मुझे 2 kg वीट दो। ऑफकोर्स वहाँ पे केजी नहीं होता था, वो कोई भी एक अलग चीज़ यूज़ करते होंगे मेजर करने के लिए, जैसे कि ये एक सैक या कुछ भी, ये एक कोई बर्तन होगा, इसमें जो एक भरेगा तो उतना आप राइस ले लो और इतना मुझे वीट दे दो, ऐसे करके वो लोग कुछ भी मान्यता करते होंगे। तो ये हो गया एक्सचेंज सिस्टम। और क्या होता था, अभी जैसे ये यहाँ पे रहेगा, ये इसके घर पे जाके अटैक नहीं करेगा, ये इसको मारेगा नहीं, ये इसका पेट नहीं चोरी करेगा, तो ये सब बताने के लिए, ये सब मैनेज करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो वो लोग क्या करते थे, लीडर अपॉइंट करते थे, ठीक है, जैसे हमारे अभी यहाँ पर पीएम सीएम ये सब होते हैं, तो वैसे वो लोग अपॉइंट करते थे। बट ऑफकोर्स अभी का जो बहुत ही एडवांस लेवल है, डेवलप लेवल, तभी एक छोटा सा ग्रुप, जैसे अभी हमारे सोसाइटीज़ होती है, सोसाइटी का एक प्रेसिडेंट होता है, आत्माराम भिड़े सबको पता है, कुछ वैसे ही वो पूरा मैनेज करता है, कलेक्शन करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। बट वो अगर कभी इन्होंने एक दूसरे पे अटैक भी कर दिया, तो वो उस पर फाइट करना और उस फाइट के लिए लोगों को रेडी करवाना, ये सब चीज़ें वही मैनेज करता है। तो आपको याद रखना है ऐसे ये लीडर के बारे में, ओके। जो वेलफेयर देखता है, हैमलेट्स, हैमलेट्स है ना, छोटे छोटे विलेजेस। अब छोटे छोटे विलेजेस क्या होते हैं, बाद में बड़े बड़े विलेजेस में कन्वर्ट होने लगे, तो उनके लीडर्स भी उतने ही पावरफुल होने लगे। जितना ज़्यादा बड़ा विलेज उतने ज़्यादा पावरफुल उनके लीडर, जैसे हम लोग देखते हैं बड़ा में साइज में बड़ा, या फिर उनके पास जो चीज़ें हमें मिल रही है, जो भी चीज़ें वहाँ पे ग्रो हो रही है, सपोज़ वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, वो ज़्यादा डिमांड में है, उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हम लोग देखते हैं, जैसे यूएसए या फिर ऐसे बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ है, उनके लीडर वो भी नॉर्मल इंसान है, हमारे यहाँ के लीडर भी नॉर्मल इंसान है, लेकिन उनकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका जो कंट्री है वो उतना डिमांड में है, वहाँ की चीज़ें उतनी डिमांड में है। समझ में आया? तो हैमलेट्स और विलेजेस, उनके लीडर्स उतने ज़्यादा पावरफुल, जितनी ज़्यादा बड़ी विलेजेस, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके पास मिलने वाली, उतने ज़्यादा वो पावरफुल। तो ये चैप्टर यहीं पे आज ख़त्म होता है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, अच्छे से ये रिवाइज करना है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे पूछना है, ओके। थैंक यू, बाय।